हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज़ाद ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। वीकेंड के इस वीडियो में हम बात करते हैं वीकली एमसीक्यूज डिस्कशन की। जो कम्युनिटी पोस्ट पर हमने जो क्वेश्चन डाले थे ओवर द वीक के अंतर्गत, उन क्वेश्चंस का आंसर लेकर मैं इस वीडियो के अंतर्गत आता हूं और यहां पर हम बात करते हैं उन क्वेश्चंस के आंसर की। तो आइए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोटे अनाज से संबंधित क्वेश्चन है। मोटे अनाज पारंपरिक रूप से देश के अल्प संसाधन वाले कृषि जलवायु क्षेत्रों में उगाए जाते हैं। यानी जब बात आती है मोटे अनाज की, मिलेट्स की, तो कहाँ पर उगाए जाते हैं? जहाँ पर अल्प संसाधन है, जलवायुविक रूप से स्थितियाँ अच्छी नहीं है, वर्षा भी बहुत सही से नहीं होती है, ठीक है, मिट्टी भी बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं है। जैसे राजस्थान वाला एरिया आप देखें, और हम देखते हैं कि जब भारत में बाजरा जैसे मिलेट की बात आती है तो राजस्थान उसमें नंबर 1 है। तो यहाँ से ये स्टेटमेंट हमें करेक्ट नज़र आता है। यानी मोटे अनाज पारंपरिक रूप से देश के अल्प संसाधन वाले कृषि जलवायु क्षेत्रों में उगाए जाते हैं। ठीक है, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ, रागी और अन्य छोटे कदन एक साथ मोटे अनाज कहलाते हैं। यह बात भी ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जो मोटे अनाजों में ये सब आते हैं, ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ, रागी वगैरह। अगला स्टेटमेंट है, संयुक्त राष्ट्र ने भारत की सिफारिश पर वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। यह बात भी बिल्कुल करेक्ट है। यूएनओ ने भारत की सिफारिश पर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स ईयर, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चयन करें, तो हम देखते हैं कि तीनों ही कथन हमारे बिल्कुल राइट हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा हमारा डी आंसर होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय रुपए के अवमूल्यन को रोकने के लिए सरकार या आरबीआई द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सबसे संभावित उपाय नहीं है? तो ये एक पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और यहाँ से हमने इकोनॉमी के क्वेश्चंस जो पीवाईक्यू डिस्कस किए हैं उसमें भी हमने इसका आंसर देखा था। और यहाँ पर भी आपको पता है कि जब भारतीय रुपए का अवमूल्यन हो रहा हो, यानी डॉलर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा हो और रुपए की वैल्यू गिर रही हो लगातार, तो क्या करना चाहिए आरबीआई को या सरकार को? गैर आवश्यक वस्तुओं का आयात पर अंकुश लगाना, यानी जो आवश्यक नहीं है उसके आयात पर अंकुश लगा देंगे। इससे क्या होगा? हमारा डॉलर हमारे पास रहेगा। ज़्यादा आयात करेंगे तो डॉलर से भुगतान करना पड़ेगा, तो हम जब आयात पर अंकुश लगाएंगे तो डॉलर कम जाएगा, तो ठीक बात है। और निर्यात को प्रोत्साहन देंगे तो हमारे पास डॉलर आएगा, तो उससे डॉलर की जो कमी थी वह कहीं ना कहीं कम होगी। सही बात है। भारतीय उधारकर्ताओं को रुपया मूल्य वर्ग के मसाला बॉन्ड की भी हमने बात की थी कि जो बॉन्ड्स हम जारी करते हैं विदेशों में, नॉर्मली हम उनको डॉलर्स से कन्वर्ट करते हैं, लेकिन मसाला बॉन्ड में हम रुपयों से ही कन्वर्ट करते हैं, रुपए से ही उनका लेन देन होता है। तो यहाँ पर डॉलर की डिमांड बढ़ेगी नहीं, तो डिमांड नहीं बढ़ेगी तो रुपए का अवमूल्यन नहीं होगा। यह बात भी ठीक है। बाहरी वाणिज्यिक उधार से संबंधित शर्तों को आसान बनाना, जो बाहर से हम उधार लेते हैं उनसे जो शर्तें हैं उधार लेने की उनको आसान बना देंगे, तो भी हमारा क्या होगा? डॉलर वगैरह की जो डिमांड है वह कम होगी और हमारे मूल्यों की वैल्यू गिरेगी नहीं। ठीक है, तो कह रहा है कि कौन सा उपाय नहीं करेगी? तो विस्तारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण सरकार नहीं करेगी, क्योंकि विस्तारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण अगर सरकार करेगी तो क्या होगा कि मार्केट में ज़्यादा पैसा चला जाएगा, और ज़्यादा पैसा रहेगा तो वही डिमांड क्रिएट होगी, डॉलर्स की डिमांड क्रिएट होगी, तो रुपए की वैल्यू और ज़्यादा गिर जाएगी। ठीक है, तो डी नहीं करेगी, बाकी तीनों ऑप्शन तो हमारे करेक्ट है। डी यहाँ पर हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मीटी ने ऑनलाइन गेमिंग के लिए नियमों का मसौदा जारी किया है। सही बात है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो मीटी ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
जो हमारा मंत्रालय है उसने ऑनलाइन गेमिंग के लिए कुछ नियम जारी किए, उनके बारे में हमें देखना है। नियमों के अनुसार ऑनलाइन खेलों को एक स्व नियामक यानी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज के साथ पंजीकृत करना होगा और निकाय द्वारा स्वीकृत खेलों को ही भारत में कानूनी रूप से संचालित करने की अनुमति प्राप्त होगी। जो ऑनलाइन गेम है उनको एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी के यहाँ पंजीकरण करवाना होगा और जो खेलों के बारे में वह बॉडी आपको आज्ञा देगी, अनुमति देगी, सिर्फ उन्हीं खेलों को भारत में खेला जा सकेगा। सही बात है। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को खेलों के परिणाम पर सट्टेबाजी की अनुमति दी गई है। तो यहाँ पर सट्टेबाजी की अनुमति हमें नहीं दी गई है ऑनलाइन गेमिंग में भी। तो इस यहाँ पर हम इसको शायद आराम से हम इसको गलत कर सकते थे, तो ये गलत हो गया। अब हमसे पूछा है कि सही कथन या कथनों का चयन करें, तो केवल पहला ही सही है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय महिला आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसे जनवरी 1992 में स्थापित किया गया था। तो इससे शायद आप गलत कर सकते थे बहुत आसानी से, क्योंकि यह संवैधानिक निकाय नहीं है, यह वैधानिक या सांविधिक निकाय है। यह अधिनियम के द्वारा अधिनियमित किया गया था, ना कि संविधान के अंतर्गत इसका कोई प्रावधान है। तो यहाँ पर इस वजह से इसको गलत कर देंगे। और जब आप ए, बी और डी को गलत कर देते हैं तो सी हमारा आंसर निकल कर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला गलत हो गया। आयोग में एक अध्यक्ष, एक सचिव तथा 5 अन्य सदस्य होते हैं। हमारा आंसर हमें मिल चुका है, फिर भी हम देख लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। आयोग की जो प्रथम अध्यक्ष थी, जो 1992 में जब आयोग बना, तो उनका नाम क्या था? श्रीमती जयंती पटनायक। तो यह बात भी बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो 2 और 3 हमारे यहाँ पर आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में चर्चा का विषय रही पारसनाथ पहाड़ियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? पारसनाथ पहाड़ियां छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। तो आपको पता है अभी चर्चा में है समेध शिखर को लेकर, जो जैन धर्म के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है उस बात को लेकर। तो वहाँ से हमें ध्यान रखना है कि ये जो छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये कहाँ पर है? झारखंड में है, पहली बात। और झारखंड में भी गिरिडीह जिले में है, गिरिडीह जिले में है। ठीक है, तो पहला हमारा गलत हो जाता है। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी समेध शिखर है, सही बात है, जिसका नाम जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के नाम पर रखा गया है। यहाँ पर शायद आपने बहुत सौ ने इसे सही किया हो, लेकिन आपको पता रखना है समेध शिखर का जो नाम रखा गया है वो हमारे 23वें तीर्थंकर, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ थे, उनके नाम पर रखा गया है, ना कि महावीर स्वामी के नाम पर। तो इस तरह से हमारा ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या है? तो सही तो दोनों ही नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर यहाँ पर होगा कि ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। ओके, तो यहाँ पर ये जो 5 क्वेश्चंस हमने किए थे, कहीं कोई छूटा तो नहीं है? जी नहीं। जो 5 क्वेश्चंस हमने पूरे वीक में देखे थे उनको लेकर हमने आंसर कर लिया है। ये देखिए शायद चौथा या 5वां वीडियो है हमारा वीकली एमसीक्यू डिस्कशन का, लेकिन मुझे इस बात का एहसास है कि शायद यह ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका थोड़ा सा कम इफ़ेक्टिव है। तो मेरी कोशिश अगले वीक से थोड़ा सा नयापन लेकर आने की है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको पसंद आएगी चीज़ें। तो हम क्या करेंगे, कुछ चेंज करेंगे इस फॉर्मेट में, तो इंतज़ार करें अगले वीडियोस के लिए, कम्युनिटी सेक्शंस के लिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले
अगले वीकेंड पे या अगले नए स्वरूप में जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, ये बेसिकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ही होते हैं। उनको क्या है, ताकि आपको एक पता चले कि कौन सा मुद्दा अभी चर्चा में है और आपके प्रीलिम्स ओरिएंटेड कौन सा टॉपिक ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, उसको लेकर ये क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो कोशिश कर रहे हैं इसमें कुछ नयापन लाने की। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।